तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर आपने अभी तक सेशन को सब लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी आसानी से फायदा उठा पाए इस बेहतरीन सेशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की, जल्दी से आगे बढ़ाओ और देखते हैं अब पहला सवाल आपके सामने क्या होता है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं आज के सेशन में, कंबाइंड क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन है। टोटल आपको सवाल मिलेंगे वो जिस तरह से एग्जामिनेशन में आते हैं हो। तो देखते हैं सवाल पहला, अर्धगोला क्या है? ए हेमिस्फीयर इज व्हाट? समतल आकृति है, वक्र आकृति है, ठोस आकृति है, इनमें से कोई नहीं। इट्स ए प्लेन फिगर, इट्स ए कर्व शेप, इट्स सॉलिड फिगर और नन ऑफ दीज। इनमें से हाँ 8:30 बजे मेरा क्लास होगा। ओके, देखते हैं अर्धगोला कौन सी तरह की आकृति है, यानी हेमिस्फीयर कौन सी आकृति, समतल, वक्र, ठोस या इनमें से कोई नहीं। और शायद इसका जवाब देने के लिए मुझे समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से पहला सवाल का उत्तर देंगे। अर्धगोला क्या होता है? एक ठोस आकृति होती है, ठहरा, एक ठोस आकृति होती है ना, जिसको आप करते हैं ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, आपने पढ़ा होगा हमारे चारों तरफ के ठोस। ओके ओके ओके, श्योर 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 श्योर, डेफिनेटली। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, आई विल शेयर, डोंट वरी, नॉलेज शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये एक ठोस है, ये गोला है। और गोला कैसा होता है? एक ठोस आकृति होती है, जैसे गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर कोई गोली हो गई, ये सब क्या है? ठोस आकृति के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो ठोस आकृति होती है, स्फेयर इसको बोल देते हैं अंग्रेजी में, और ये कह रहा हेमिस्फेयर। तो इसी गोले में से आपने एक आकृति को निकाला तो वो हेमिस्फेयर आकृति बन जाती है, ऐसी अर्धगोला। तो ये गोले का ही पार्ट है, जिसको काट दिया जाता है, ये भी एक ठोस आकृति के रूप में गिना जाता है। तो मुझे आंसर नहीं दिया, आंसर मिला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इट्स ए सॉलिड फिगर। ठीक है ना, इट्स ए सॉलिड फिगर। ओके ओके प्रिया अग्रवाल, बात समझ में आ गई? दैट इज ठोस आकृति है, ये याद रखिएगा। और सेशन को भी जल्दी से आगे आगे बढ़ाओ, जिससे कि सब लोगों के पास सेशन पहुंच जाए और उनको भी आनंद आए क्लास को पढ़ने में। चलिए, किसी ठोस आकृति के ढांचे के रेखाखंड अथवा पृष्ठ कहलाते हैं। किसी ठोस आकृति के ढांचे के रेखाखंड अथवा पृष्ठ कहलाते हैं शीर्ष, फलक, कोने या इनमें से कोई नहीं। यानी द लाइन सेगमेंट और फेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड फिगर आर कॉल्ड टॉप, फेस, कॉर्नर, नन ऑफ दीज। बड़ा आसान सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी ठोस आकृति, अब ठोस आकृति क्या हो सकती है? आप क्यूब ले सकते हैं, आप क्यूबॉइड ले सकते हैं, आप गोला ले सकते हैं, स्फेयर ले सकते हैं, चॉइस आपकी, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी है, आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन सवाल को तो आपको ही देना पड़ेगा जवाब। बहुत अच्छे से मुझे मिल रहे हैं आपके आंसर और लगातार इस तरह से आंसर मिलते रहेंगे। ओके, वेरी गुड। तो तेजी के साथ आंसर बढ़ रहे हैं, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है भाई, कोई पोज नहीं, कुछ नहीं, सब ओके है, एकदम बढ़िया है। आपको बस आंसर देना है और मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर मुझे जल्दी से मिलेंगे, तेजी से मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके आंसर तेजी से आए और आपके सभी जवाब तेजी से छा जाएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के आएंगे। वेरी गुड। तो यहां पर क्या देखते हैं आप जवाब? तो ठोस आकृति, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहां पर ठोस आकृति में मैं कहूं आपसे, मैंने क्यूबॉइड लिया, दिस इज क्यूबॉइड, घनाभ। तो ये जो घनाभ है उसने क्या बोला है? ठोस आकृति के ढांचे के रेखाखंड अथवा पृष्ठ। पृष्ठ क्या होते हैं? ये वाली चीज है। इस पृष्ठ को आप क्या बोलते हैं? कितने फलक होते हैं? इसी को तो फेसेस बोला जाता है, इसी को तो फलक बोलते हैं। तो बस यही फलक है। तो आप फलक को आसानी से समझ सकते हैं कि फलक क्या होते हैं, इजीली जान सकते हैं। तो किसी भी ठोस आकृति के ढांचे, रेखाखंड अथवा पृष्ठ कहलाते हैं दैट इज फलक, फेसेस। ऑप्शन नंबर 2, दीज आर नोन एज फेसेस। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के आंसर्स लगातार तेजी के साथ मिलते रहें विदाउट किसी प्रॉब्लम और आप आगे बढ़ते रहें। एक और सवाल लेता हूं आपके स्क्रीन पर, दिया आप, ओके बहुत बढ़िया, फेसेस, वेरी गुड। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं, रहा आपके सामने। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है एवं व्यास d हो,
तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? r बराबर d, r बराबर 2d, 2r बराबर d, 3r बराबर d। अगर किसी हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसी रेडियस की, तो किसी वृत्त की त्रिज्या अगर r है, वृत्त मींस ये हो गया सर्कल, इसकी रेडियस r है, तो कौन सा संबंध इनमें सही होगा? एक r बराबर d, r बराबर 2d, 2r बराबर d, या फिर 3r बराबर d। और यहां पर भी ऑप्शन मिल रहा है r बराबर 2d होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, तो क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने, r बराबर 2d। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। दिस इज फर्स्ट टाइम, ये पहली बात आप बता रहे हैं। अरे भैया r बराबर 2d, मुझे तो ऐसा पता है कि d बराबर 2r होता है ना, मुझे तो कुछ कुछ ऐसा पता है। हाँ जी, तो मुझे तो ये बताया गया था आज तक कि त्रिज्या आधी होती है व्यास की। हाँ, r बराबर d/2 तो मैंने भी पढ़ा है। ये आपने कहां से पढ़ लिया भैया, ये वाला कहां से पढ़, इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो? त्रिज्या व्यास की दुगनी, हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज, ये उल्टा लिखा है इसलिए प्रॉब्लम हो गई होगी पढ़ने में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? 2r इज इक्वल टू d। हाँ, अभी समझ में आया, वेरी गुड। तो भाई सवाल को समझते रहो, करते रहो, तभी मजेदारी है, तभी सवाल होंगे, नहीं तो आपके सवाल फंस जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे प्रश्नों को। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूं स्टार्टिंग में, फिर मैं धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाऊंगा। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60, 180, 90, 360। व्हाट इज द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर? इज 60, 180, 90, 360। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सिंपल है, एक वर्ग है, वर्ग ये रहा, एक वर्ग में हर एक कोण क्या होता है? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। तो आप 360 क्यों कह रहे हैं? ये तो चारों कोणों का टोटल होता है। क्या बात करते हैं आप, सवाल पढ़ नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही बस तुक्के में सवाल का आंसर दे रहे हैं। अरे भाई समझो, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, वो टोटल नहीं पूछ रहा। आप पेपर में गलत मत कर देना, ऐसा मुझे डर लग रहा है कि आप कहीं एग्जामिनेशन में गलत ना करके आ जाएं। भाई टोटल 360 है, लेकिन एक कोण तो 90 डिग्री का होता है ना, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इट्स 90 डिग्री। बात समझ में आ गई कि 90 डिग्री का, 360 का नहीं होता। तो भाई थोड़ा सा ध्यान मग्न करो, थोड़ा ध्यान लगाओ और आगे बढ़ाओ। ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, अब आगे बढ़ूंगा तो भारी भारी सवाल होते जाएंगे, तो कैसे करेंगे? हाँ ओके, चल गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से आकृतियों में से किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? यानी diagonal of which of the following figure are perpendicular to each other? That is 1 समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। यानी ट्रेपेजॉइड, that is rhombus, rectangle और पैरेललोग्राम। इनमें से किसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं? सी, सबने कहा है, बहुत बढ़िया, आयत के। क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपका। तालियां इस सवाल के लिए तो आपको बहुत बढ़िया। पैरेललोग्राम, बहुत बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत तालियां मेरी तरफ से इतना गलत जवाब देने के लिए। अफसोस, आपका जवाब गलत है, आपने गलत विकल्प का चुनाव किया है, इसके लिए आपको अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। असुविधा के लिए खेद है, कृपया पुनः प्रयास करें। कुछ ऐसा बोलता अगर कोई आपसे कंप्यूटर पर बोलता, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। समझ लो भैया, ऐसे करोगे तो पेपर में तो गोला घूम जाएगा। किस गोले को लेके आओगे? ऐसे कैसे? तभी तो बोलते ढंग से समझो। देखो, समलंब चतुर्भुज होता है ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं ऐसे, और इसके विकर्ण आपस पर लंब नहीं होते, 90 डिग्री कोण नहीं बनाते। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज ये है, लो मैं बता, ये भी समांतर है ना। अगर मैं इसके विकर्ण मिलाऊं आपस में, तो आप बताओ क्या 90 डिग्री कोण बन रहा है?
आप बता दो, क्या ये आपस में 90 डिग्री कोण बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना, गलत है ना? और उन्होंने लिखा भी है इंग्लिश में, नीचे इंग्लिश में भी लिखा है, अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो तो अंग्रेजी में भी देख सकता है। आयत की बात करते हैं, आयत की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी तो आयत ही है। आयत को अगर मैं ऐसे काट दूं तो क्या ये 90 डिग्री कोण बनाएगा? आयत के विकर्ण, आयत के डायगोनल बराबर तो होते हैं, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, दोनों बराबर तो होते हैं कि AC बराबर BD, तो ये सही है, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होते। हाँ, अगर आपको याद आए तो कुछ हमारी गली आ जाना सुनने के लिए, क्या बात है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, समचतुर्भुज की, जिसको बोलते हैं आप रोम्बस, तो रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। शायद आपको प्रॉपर्टी याद आ जाए तो मैं बता देता हूं, पहले समझो ये होता क्या है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसके जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को, वो बराबर नहीं होते, यानी A B C और D, तो AC बराबर नहीं होता BD के, पहली कंडीशन। ओके, AC बराबर नहीं होता BD के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ये दूसरे को काटते हैं सपोज यहां पर, तो यहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। तो अगर हम दोनों कोणों के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। अरे क्या बात है, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, क्या बात है। आयुष ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा है, मेरे तो सब फेफड़ों में ही रहते हो, दिल तक तो मैं जान ही नहीं देता किसी को, क्योंकि कहते हैं दिल में जाओ तो दर्द बढ़ जाता है, इसलिए हम फेफड़ों में रखते हैं सबको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या देखा आपने कि आपने देखा ये वाली प्रॉपर्टी, लेकिन याद रखिएगा जब ये एक दूसरे को काटते हैं, जैसे OA तो OC के बराबर होगा, OD OB के बराबर होगा, यानी सम क्या करते हैं, इसका समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहता हूं मैं आपसे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो राइट, समझ में आई ना बात? ये है वो, यही तो है वो। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ देखते हैं आगे। हाँ, क्योंकि दिल टूट जाता है, ऐसा आकांक्षा ने मुझे बताया। ओके, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। आज की तारीख क्या है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपको बताना है। इस तारीख का जिक्र किया है, आज की तारीख। आज की तारीख मत बोल देना कि सर 16 अगस्त 2021 है, ये आज की तारीख नहीं पूछ रहा है, वो तारीख पे तारीख कह रहा है, इस वाली डेट से बतानी है कि आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 1975 था, तो आज की तारीख क्या है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। मनोहर ने सबसे कहा है, अभी समझाऊंगा आपको कैसे कैसे करते हैं, अभी समझाएंगे। आप लाइक जरूर करते रहें, लाइक से कंजूसी बिल्कुल ना हो, क्योंकि लाइक की कंजूसी बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, लाइक जरूर करते रहो। देखो, आज शुक्रवार है, कोई बात नहीं है, पिछले सोमवार को, चलो भाई हमने कहा आज फ्राइडे है, पिछले सोमवार को, इस फ्राइडे से जो पहले सोमवार पड़ा होगा, यानी फ्राइडे से पहले क्या पड़ा होगा? आपने पढ़ा थर्सडे पड़ा होगा। थर्सडे से पहले क्या पढ़ो? आपने कहा वेंसडे पड़ा होगा। वेंसडे से पहले क्या पढ़ा होगा? आपने कहा ट्यूसडे पढ़ा होगा। उससे पहले मंडे था। यही तो बात है, ये बात समझ में आ रही है ना भाई? उसने बोला आज फ्राइडे है, पिछले सोमवार यानी इससे जो पहले सोमवार पड़ा था वो ये था, उसको क्या था? 29 तारीख थी। क्या थी? 29 दिसंबर। पूछा आज बता दो क्या है। जब ये 29 तारीख यहाँ को 30 तारीख मंगल की हो गई, 31 तारीख होगी बुध की, 31 तारीख दिसंबर की है, तो 31 दिसंबर 2000 कितना था? 1975। लेकिन जैसे ये अगली डेट में थर्सडे में गया तो क्या हो गया? 1 जनवरी हो गया। लेकिन सन कौन सा हो गया? 1976, क्योंकि दिसंबर के बाद अगला वर्ष शुरू हो जाता है। और जब 1 तारीख के बाद यहां पहुंचे तो क्या बने? 2 जनवरी 1976 इज द राइट आंसर। राइट ऑप्शन इज व्हाट? 1976, 2 जनवरी। और ये चल जा भाई पेन, ऐसे नहीं, नाराजगी दिखानी चाहिए। आसान है,
तो ये सवाल देखने में आपको हो सकता है थोड़े थोड़े से बड़े लगे, लेकिन वो इतने बड़े हैं नहीं जो आपको रुला पाए, ऐसी कोई जंजीर नहीं जो आपको बांध पाए। ये तो आपकी कहानी का आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए, बहुत ही खूबसूरती से समझ में आया है। हाँ, अगर डेट कम देता फिर आपको कैलेंडर बढ़ाना पड़ेगा। अगर गैप बहुत लंबा होता या कुछ और डेट होती फिर आपको मुझे कैलेंडर पढ़ाना पड़ेगा। आप मुझे अनुमति प्रदान करें। जब आप मुझे बोलेंगे सर कल को कैलेंडर पढ़ा दो, तो मैं आपको कैलेंडर पढ़ा दूंगा। आप मुझे बोलेंगे सर हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दो, तो मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूंगा। ये डिपेंडेंसी आप पर है, आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कैलेंडर पढ़ना चाहेंगे तो आई विल डेफिनेटली टीच यू कैलेंडर। ओके, तो तभी समझ पाएंगे। एक और सवाल, चलो। दिए गए चित्र में ए बी बराबर बी सी है, बी बराबर एक्स है, ए बराबर 2x माइनस 20 है, तो एंगल बी का मान बताओ क्या है। सवाल आपके सामने है। ओके, माय ऑलवेज वेलकम। तो कितने लोग यस कहते हैं तभी तो पता लगेगा मुझे कितने लोग यस कहते हैं, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। आप नो कहते हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चॉइस आपकी है, जैसा आप कहें। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल है आपके सामने, बार बार बोलो। अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस तरह के। ओके, नॉलेज अड्डा कह रही है। ओके, अंजलि, प्रिया कह रही है यस। ओके, जल्दी से बताओ भाई। तो देखो, जब उसने बोला ए बी बराबर बी सी, तो मैंने चित्र भी लिख दिया, क्योंकि जब ए बी और बी सी बराबर हैं तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ये त्रिभुज आइसोस्केल है, यानी ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं, बी ओके एक्रीडेटेड बाय द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ओके, देखते हैं तो ये क्या होता है, ये बराबर तो अगर ये कोण तो इतने का, तो ये कोण भी इतने का होगा। और आपको तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो मैं जोड़ दूं, आपने कहा जोड़ दो, तो भी ये 2x प्लस माइनस 20 प्लस 2x माइनस का 20 प्लस x किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो ये तो है, ये तो है भैया, समझ में आ गई ना बात। ओके, अब क्या करें, 2 और 2 4 और 1 5, 5x माइनस 40 बराबर ये हो गया। तो भाई 5x बराबर क्या हुआ, आपने कहा 180 में आपने 40 को जोड़ दिया, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, आपने कहा 180 प्लस 40 बराबर 220, और x का वैल्यू आपने तुरंत निकाला हमारा 220 बटा 5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 डिग्री है इसका मान, इस वाले कोण का मान 44 डिग्री। और एब्सोल्युटली राइट आंसर आपने दिया था। हम भी मानते हैं कि एब्सोल्युटली राइट आंसर यही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपने जवाबों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस वे। एक और बढ़ते हैं सवाल बिना देरी के, और देखते हैं वो क्या करता है कमाल। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया है। देखो जैसे आपके सामने एग्जांपल में दिख रहा है। अब आपको बताना है, नीचे नहीं आते भाई साहब, इधर ले आओ, ये वहां नहीं जाता। ओके, आपको बताना है कि भाई वृत्त का केंद्र है O, तब BOC का मान बताओ। तो ये वृत्त का केंद्र O है, O का वृत्त का केंद्र है, ये सामने लिखा हुआ है। आपको BOC का इस वाले का मान बताना है क्या है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है भाई आप लोगों का। उम्मीद है जवाब अच्छे से मिलेगा। कैलेंडर डन। ओके, तो टुमारो इज नॉट डन, टुमारो इज ट्यूसडे, वेंसडे डन। ए इज द राइट आंसर। ओके, आपने कहा ए इज द राइट आंसर। अभी देख लेते हैं, और आपसे जवाब की उम्मीद है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 1 2 3 4, तो देखते हैं जवाब क्या मिला। अगर मैं आपको कहूं, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त, दो तरह का वृत्त होता है। अगर इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज है, उसने बोला है ना समबाहु है, सारी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज के बाहरी कोनों को कोई वृत्त टच करता जाए तो उसको बोलते हैं परिवृत्त, और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। तो दोनों की फॉर्मेशन अलग अलग है। अब समझना, जब उसने एक समबाहु त्रिभुज, पहले बात की उसे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का, है ना। प्रत्येक कोण कितने का होता है ना, 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने का है भाई, आपने कहा सर 60 डिग्री का होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का ही तो हुआ, ये भी 60 डिग्री, ये पूरा भी 60 डिग्री, ये पूरा भी 60 डिग्री। और शायद आपको पता है कि किसी भी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज में बना हुआ
दीर्घखंड में बना हुआ कोण हमेशा इस वाले कोण का कितना होता है, आधा होता है ना। यानी ये कोण 60 का है तो ये वाला कोण कितना होगा, 120 का होगा, क्योंकि ये अंतःखंड में बना हुआ कोण दीर्घखंड का आधा होता है। तो ये 60 है तो 120 होगा। इन दोनों का टोटल कितना होता है, दीर्घखंड और अंतःखंड बना हुआ कोणों का टोटल 180 होता है। तो ऑलवेज भी तो एंगल O जमा एंगल A ऑलवेज भी 180 डिग्री। कब, जब ये किसके अंदर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बने हैं। बात समझ में आ गई? हाँ बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? तो क्या हो गया, ये कोण इसका अंदर था तो ये कितने का हो गया, 180 डिग्री। इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं और चाहूंगा इसका भी उत्तर तरीके से मिले। वेरी वेरी नाइस। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और मैं चाहूंगा इसका जवाब मुझे आप सब लोग दें। पेपर में आने के चांसेस भी है क्योंकि ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 3x प्लस 4y बराबर 12 के लेखा चित्र द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके ठीक है, 4 इकाई, 12, 6 या 8। What is the area of the triangle formed by the graph of 3x plus 4y is equal to 12 on the x axis and y axis? Let's see what will be the right answer. तो देखते हैं जवाब। ओके सवाल बड़ा अच्छा, चलो इसको बना देते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल करना हो तो उसने बोला चित्र बनाओ, तो चित्र कैसे बनाओगे, चलो बनाते हैं। ये हो गया आपका एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, समझते रहना। जब आप इसको किसी चीज पर डिनोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मानते हैं इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो हम क्या करते हैं, हम पहले x अक्ष को 0 पुट करते हैं जिससे कि हमें y का वैल्यू मिल जाए, y x का इक्वेशन मिल जाए। 0 पुट कर दें तो आपने क्या देखा, x का वैल्यू 0, तो 4x बराबर 12, सॉरी 4y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू क्या बना, आपने कहा 12/4 दैट इज 3। तो पॉइंट क्या निकला, पहला पॉइंट निकला है, मैं यहां लिख देता हूं, इट्स 0 x और y 3, क्योंकि x y के फॉर्मेट में लिखा जाता है ना। पहला पॉइंट ये मिल गया। अब आपने इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या बना, 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना बना, 12/3 बराबर 4। तो पॉइंट क्या बना, 4,0। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको 2 पॉइंट निकले। कौन कौन से पॉइंट निकले, देयर आर 2 पॉइंट्स। बहुत अच्छा सवाल है, समझते रहना। यहाँ 2 पॉइंट निकले, कौन कौन से, 0, 3 एंड 4, 0। मैंने 0, 3 क्यों लिखा, क्योंकि आपने x का वैल्यू 0 पुट किया था। जब भी पॉइंट बनते हैं वो x और y में ही बनते हैं, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू ये आया। यहां पर आपने y को 0 पुट किया तो x का वैल्यू ये आया। 2 पॉइंट है, इस पर डिनोट करते हैं। चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, हमने कहा दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट डिनोट करते हैं, दैट इज 0 3। अगर मैं 0 3 बनता हूं तो 0 x एक्सिस पर, y पर 3, तो 0 3 1 2 3। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5, दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये यहां पर आ गया, सॉरी 0 3 था ना, माफ करिएगा। ये क्या था, दैट इज पहला पॉइंट था हमारा 0 3। तो 0 3 ये यहां पर आ गया, इसको लिख दो 0,3। दूसरा पॉइंट था हमारा 4,0, तो 4,0 ये आ गया। अब इसमें हमें एक ट्रायंगल बन गया, लाइन डाल दे सीधी, आपने कहा डाल दो, तो ये हमारी लाइन बन गई ये वाली। अब आपको बताना इसका एरिया कितना है। तो शायद आपको दिख रहा होगा ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। अब इसमें क्या है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है, 3, यहां से यहां तक की कितनी है, 4। अब 3 4 और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन इज सी। समझ में आ गया कैसे हुआ है? सभी लोगों को थोड़ा हटके सवाल था, समझ में आ गया, यस के नो, 6 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आया कैसे किया है मैंने। तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, रीड के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक सवाल, और आप सबको समझ में आया, दैट्स वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा लग रहा है कि इस तरह के सवाल आप जरूर करते रहें और जिससे कि आपके आंसर हमें लगातार मिलते रहें। वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यस के नो, डन कर दें, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, क्या कहता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते रहें, बिना लाइक के ना कंजूसी करें। चलो, शीर्षों से किसी भुजाओं पर, शीर्ष से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसका नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है, उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, शीर्ष यानी द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीट्स एट ए पॉइंट कॉल्ड व्हाट। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्र के लंब केंद्र। तो क्या मिलता है जवाब, सेंट्रॉइड। आपने कहा सेंट्रॉइड, चलो सेंट्रॉइड मिला है, सबसे डी ऑप्शन मिला है लंब केंद्र। चलो भाई देखते हैं। अच्छा, सब लोगों को इसके बारे में पता है ना क्या क्या है ये बहुत जरूरी जानना पड़ता है कि ये है क्या क्या। जब आपको पता लग जाएगा तो समझ में आ जाएगी। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र, यानी इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए ये कहना क्या चाहता है। हम अंतः केंद्र की बात करते हैं। सबसे पहले अंतः केंद्र देखो। अंतः केंद्र का मतलब, एक आपके सामने ट्राइंगल है, आप ट्राइंगल में सपोज ये कोण है आपके सामने बने हुए, आपके करते हैं इन कोणों का अर्धक, यानी बाइसेक्ट ऑफ द एंगल। आप एंगल का आधा करते हैं, जैसे ये 50 डिग्री का तो आपने 25-25 का कर दिया। कोणों के अर्धक, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कोणों के अर्धक, हाफ ऑफ द एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स आपने कर दी। जहां जहां ये एंगल किए सिर से जो पॉइंट बना वहां अंतः केंद्र होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, इस बात को समझ में आया ना। मैंने क्या कहा, कोणों के अर्धक, बाइसेक्ट ऑफ द एंगल्स, तो वो क्या कहलाता है, वो अंतः केंद्र कहलाता है। अब पहले मैं परिकेंद्र बताऊंगा, सॉरी पहले केंद्रक बताऊंगा, उसके बाद मैं परिकेंद्र के पास आऊंगा। अगर हम बात करते केंद्रक की, तो किसी भी त्रिभुज में उसकी माध्यिकाओं के, यानी उसके मीडियंस के समद्विभाजक, जैसे आपने मीडियन एक त्रिभुज बनाया वाला, अब यहां पर क्या है, फॉर एग्जांपल ये 6 की लेंथ है, ये 4 की लेंथ है, ये 8 की लेंथ है। तो जैसे आप यहां से लाइन डालोगे ना, तो वो सामने वाली लाइन को 2 भागों में बांट देगी, 3-3 में, 3 का ये, 3 का ये। आप यहां से लाइन खींचोगे इस पर, तो इसको अर्धक कर देगी, 2 में 2 में। अगर इसमें एक लाइन डालोगे ऐसे, तो ये आधा कर देगी, 4-4 में। तो यानी इसको बोलते हैं माध्यिका। यानी अगर किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। ठीक है ना। अब बात करते हैं लंब केंद्र की। लंब केंद्र का मतलब क्या होता है, आप किसी भी शीर्ष से एक ट्राइंगल पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, यानी लंब केंद्र डालते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा, यहां से आपने कोण बनाई, 90 डिग्री कोण बना दिया इसने ऐसे। आपको सिर्फ ये देखना कहां मिलना उससे मतलब नहीं है, 90 डिग्री कोण बनाए बस, वो आगे जाकर के सामने वाली। तो जहां ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं उसी को बोलते हैं लंब केंद्र, दैट इज ऑर्थो सेंटर। और वही बोल रहा है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो उससे बनने वाले मिलने वाले केंद्र को लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये परिकेंद्र क्या है, इस परिकेंद्र को भी समझ लो। परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, परिकेंद्र मैं व्हाइट कलर में इधर बना देता हूं। ओके, देखो परिकेंद्र का मतलब क्या है। परिकेंद्र में एक ट्राइंगल तो आपके सामने है, लेकिन उसमें मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो कहां से शीर्ष से आ रहा नहीं आ रहा। अभी तीनों में क्या देखा मैंने, ये शीर्ष से कोणों को आधा कर रहा था, ये शीर्ष से सामने वाली भुजाओं को 2 भाग में बांट रहा था, ये शीर्ष से वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जा रहा था। इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, शीर्ष का कोई मतलब नहीं है, वर्टेक्स का कोई रोल नहीं है। बस इसका मैं रोल क्या है कि जब इस सवाल में देखते हैं तो इस भुजा का लंब अर्धक यानी इस भुजा का आधा होना चाहिए, और वो भुजा इसको 90 डिग्री पर काटे, नहीं इस भुजा को आधा भी करे और 90 डिग्री पर भी काटे। सारी चीज ऐसी हैं, सामने वाली भुजा को आधा करे और 90 डिग्री कोण बनाए, सामने वाली भुजा को आधा करे और 90 डिग्री कोण बनाए। तो जहां वो काटेगा उसको बोला जाएगा आपका परिकेंद्र। याद रहेगा, जिसको आप बोलते हैं सरकम सेंटर। शायद चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि हर एक चीज की मैं फिर रिपीट कर देता हूं। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर में करना, बोल देना मैं क्लास में हूँ। ओके, क्लास में थोड़ी छोड़ दूंगा क्लास। ओके, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
चारों। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, अंतः केंद्र कोणों का अर्धक, केंद्रक माध्यिकाओं का यानी भुजाओं का अर्धक, लंब केंद्र शीर्ष से डाला हुआ लंब, और परिकेंद्र किसी भी भुजा पर अर्धक कर कर समकोण बनाने वाला परपेंडिकुलर। इन सबको मिलने वाली चीजों को इनके नाम से जाना जाता है। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी है आपको, डिटेल में किसी और दिन पढ़ा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी डीप प्रॉपर्टीज भी हैं कि ये जो लंब केंद्र है वो कहां कहां बनता, न्यून कोण में कहां बनता, अधिक कोण में कहां, समकोण में कहां, वो डिटेल में किसी और दिन पढ़ा देंगे। एक और सवाल, धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में डाला गया है। नए गोले का व्यास क्या है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है, तेजी से दीजिएगा जवाब। ओके, तेजी तेजी से आंसर मिलता रहना चाहिए, बदले ना आपका आंसर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और आगे बढ़ते चलो बिना किसी देरी के। सवाल देखते हैं क्या मिलता है। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है। अब नए गोले का व्यास क्या? अब समझने की कोशिश करना इस सवाल में, अभी समझाएंगे, डियर डोंट वरी। 3 ठोस है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा, तीनों ऐसे ना छोटे बड़े बड़े बड़े। अब इन तीनों को आपने एक भट्टी में डाल दिया, वात्य भट्टी में, इनको उबाला तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। फिर आपने उनको बड़ी गेंद में डाल दिया, तो उसने पूछा इन तीनों को पिघलाने के बाद वो जो लोहा था अगर उससे एक ही गोले गेंद बनाई जाए तो वो कितनी बड़ी बनेगी, उसका व्यास क्या होगा? सवाल ये था। तो मतलब क्या, अगर मैं इन तीनों गेंदों को एक भट्टी में डाल के पिघला दूं तो मुझे क्या पता लगा? इन तीनों का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, चलो देख लेते हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। किसी भी गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब क्या करें, तो ये 3 गोले थे तो ये R1 क्यूब, ऐसे ही देखा मैंने 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, यही तो हुआ भाई। देखा जाए अगर इन तीनों गोलों को मिलाया जाए तो उनका वॉल्यूम मिलाना पड़ेगा, तो मैंने तीनों गोलों का वॉल्यूम मिला दिया। तो मैंने क्या देखा, मुझे क्या मिला? 4/3 पाई, सभी में कॉमन था तो मैंने कॉमन ही ले लिया। अंदर क्या बचा? आपने कहा R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब। इसकी वैल्यू तो पता है, इसका व्यास 6, 8, 10 है, तो व्यास को मैं आधा कर दूं तो कितना बनेगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 3, 4, 5 त्रिज्या हो गई ना। तो मैं पुट कर रहा हूं इसमें, देखना जरा। 4/3 पाई इंटू इसको क्या करें? R1 यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, वैल्यू क्या आई? दैट इज 4/3 पाई इंटू, अब देखो 3 3 होती है 27 प्लस 64 प्लस 125, जरा बताओ कितना हो गया जोड़ करके? आपने कहा 7 4 11 और 5 16, 2 और 6 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 216, तो 4/3 पाई। अब ये आपके सामने बना है। अब इसको मैं R क्यूब निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना भाई। अगर जो बड़े वाला गोला बना होगा वो भी तो इतना ही बना होगा भाई। बड़ा वाला जो गोला बनेगा वो 4/3 पाई R क्यूब बनेगा, और इन तीनों को टोटल करके ये आया है ना। तो मल्टीप्लाई मत करना अभी ऐसे। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो R बराबर क्या आया? आपने कहा 216 का क्यूब रूट, दैट इज 6। ये रेडियस है, उसने पूछा व्यास बताओ, तो 6 + 6 बराबर 12। तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी हमारा, दैट इज राइट ऑप्शन, इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है?
बहुत बढ़िया, व्यास 12। यानी ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाएंगे, बार बार। इसलिए मैं इस कलेक्शन को लेके आया हूं आपके सामने सवालों का। जो कलेक्शन है, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आप देख रहे होंगे। तो ये सवाल आपको एग्जामिनेशन में इस लेवल के पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस तरह से दो आकृतियों को ढाल करके एक नया चित्र बनाया गया, नया गोला, नया बेलन बनाया गया। वो बेलन भी पूछ सकता था, तो आप इसको कैलकुलेट करके बेलन के बराबर रखते। ठीक है, गॉट इट। तो जल्दी से हाँ कहो और लाइक बढ़ाओ और आगे बढ़ो। तो चलो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं आपका एक और सवाल क्या गुल खिलाता है। ऑल ऑफ यू आर रेडी? वेरी गुड, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। चलो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95 और 81 और 75। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक क्या हैं? इतना आसान सवाल। ये सीटेट में ऐसे सवाल पूछते हैं। सवाल इतना बड़ा होगा, बहुत बड़ा वाला, और जब आपसे उत्तर बताया जाएगा तो इतना सा उत्तर उसका निकलेगा। देखते सबसे ज्यादा अंक और सबसे कम अंक कौन कौन से जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपने कहा, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो देखते हैं जवाब क्या है आपका। ऑप्शन ए इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रदीप, कैसे हैं आप? तो यहां पर जवाब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर दिया है और आप सबने कहा है ए इज द राइट आंसर। तो बहुत बहुत तालियां तो नहीं बजाऊंगा, क्योंकि आपका विकल्प गलत चुनाव के साथ आया है। आपका चुनाव गलत है। इस तरह से आप करेंगे तो परीक्षा में आपको अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें, सवाल को समझ कर करें। इतना आसान थोड़ी था, जितना आसान था वो उतना घुमाने वाला होता। समझो क्या बोला उसने, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक नंबर। तो सबसे अधिक नंबर 95 है मेरे दोस्त, 39 नहीं है। सबसे कम अंक, दोनों ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। इसमें क्या करना था दिया, इसमें आने जाने की बात ही नहीं है कुछ। सिंपल सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी थी, बस वो क्रम से याद रखना था कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाले को लिखना था। तो दैट इज सी आंसर। कितनी छोटी सी गलती और भारी पड़ गई आप लोगों के पास, है ना? तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो जाती हैं, उनको आपको कवर अप करना है, उनको समझना है, देन आगे बढ़ना है। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। हाँ, पहले अधिक पूछा था, तो आप जो पूछा है पहले उसी का आंसर दें। हाँ, वही प्रॉब्लम हो जाती थी। ओके, एक और सवाल। चलो, विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा अंक वही है जो पीछे आपने पढ़े, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। प्राप्त अंकों का परिसर क्या होगा? अब मुझे आपको परिसर बताना है, इनमें से कौन सा परिसर होगा। देखते हैं आपका जवाब इनमें से क्या मिलता है। एक ऑप्शन और मैं इसमें लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आंसर मिलेगा नहीं, कहेंगे सर जी तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो जिन लोगों को लगता है इसमें आंसर नहीं दिया है, तो आप नन ऑफ दीज यूज कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। ओके, एज यू विश। क्या बात है आकांक्षा, बहुत बढ़िया। तो जवाब पढ़ना चाहिए तेजी के साथ। ये जल्दी जल्दी से आंसर तेजी के साथ आते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जल्दी जल्दी से बढ़ाओ जवाब, और कोई भी होनी नहीं चाहिए गलत बात, क्योंकि उत्तर बहुत है खास। अभी आपने पढ़ा था परिसर क्या होता है। यू कैन रीड इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज रेंज। इट्स नोन एज रेंज। अब ये रेंज क्या है, इस रेंज को समझते हैं। समझिएगा रेंज क्या है। रेंज क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को अगर आप घटा देंगे तो वही रेंज मिल जाएगा, बस। और अभी पीछे वाले सवाल में हमने देखा था सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 95, सबसे छोटा वैल्यू क्या, 39। इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, रेंज होगा। तो 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 3 गए 5, दैट इज 56 इज द राइट आंसर। क्लियर है?
बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? भाई समझ में ना आया तो पूछ लो, नहीं तो बहुत आसान सवाल था। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की तरफ देख लेते हैं। इजी सवाल था, चलो बढ़ते हैं एक और। चलो बताओ, सेम सवाल एक और। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा, ये एक ही सवाल है, एक सवाल में से 3 सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल मैंने हर पेज पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि बुक में तो या मॉडल में जब लिखा होता है सवाल, किसी जगह प्रश्न दिया होता है, वहां तो एक जगह छाप देते उसी के आधार पर। अब मैं हर बार आपको पीछे वाली स्लाइड नहीं दिखा सकता, इसलिए एक ही सवाल तो उसी के आधार पर सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा समूह 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात कीजिए। अब माध्य का मतलब क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। तो आया, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब आपको अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है, तो यहां पर मुझे अर्थमेटिक मीन बताना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? शायद आपको, अगर मैं इसकी भाषा में बात करूं तो हम बोलते हैं समेशन x अपॉन n, दैट इज एवरेज का फॉर्मूला। औसत भी यही होता है, कुल अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो सबको जोड़ना है, यानी कैसे जोड़ना है? इन सबको प्लस करना है, ऐसे ऐसे, और एक ही भी बच गई ऐसे। और इन सबको डिवाइड कितने से करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चे हैं, आपको भाग करना है 10 से, तो जोड़ें। चलो जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6 और 5 11 और 6 17 और 8 25 और 9 34 और 5 39 और 6 45 और 5 50। 50 का जीरो हासिल 5। 5 7 12 8 20 और 9 29 और 5 34 और 4 38 और 3 41, 8 49 और 9 58 और 7 58 और 7 65 और 65 और 8 73, 730, दैट इज 730। अब 730 आपके सामने आया है और 730 को हम कितने से भाग करते हैं? 10 से, तो दैट इज 73 मस्ट बी इज द आंसर। क्लियर है भाई? डी 14 का 78 बता रहे हैं भाई। क्यों, मैंने गलत जोड़ दिया क्या? हाँ जी भाई साहब, क्या हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है? एक बार फिर जोड़ लो जरा, एक बार जोड़ के देख लेते हैं आपको क्या सवाल मिलता है। सवाल था ओके 85 प्लस, दोबारा जोड़ देते हैं, 85 प्लस 76 प्लस 90, ये हो गया आपका 251 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, 730। सही तो है, दोबारा जोड़ लिया मैंने। देखो औसत क्या होता है समझो, समझ नहीं आ रहा पवन जी? देखो समझो, औसत का मतलब क्या होता है? वो मीन पूछ रहा है, और मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है ना? औसत, और औसत क्या होता है? औसत को आप कैसे पहचानते हैं? औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म। तो सभी संख्याओं को जोड़ें, तो सबको जोड़ रहे पर 730 आया, तो सभी संख्याओं का योग 730 हुआ, अपॉन नंबर ऑफ टर्म थी 10, डिवाइड कर दें, दैट इज 73। दिस इज द राइट आंसर। नहीं, मैंने वेरीफाई किया दोबारा से। क्लियर है बात? समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं साथ ये तो वेरीफाई नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक और सवाल का जवाब चाहूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा? किसी 2 अंकों की, यानी 15 is subtracted from a 2-digit number, then the number becomes 2/3, then what will be the sum of its digit? हाँ 73, कहीं कहा आप, एकदम मेडिटेशन आपने एकदम सही कहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, 2 अंकों वाली एक संख्या में से 15 को घटाया तो संख्या 2/3 हो जाती है, उसके अंकों का योगफल कितना होगा? ये आपको सामने सवाल है। तो देखते हैं आपका सवाल क्या देता है जवाब और क्या करता है बवाल। लेट्स सी। देखो 2 अंकों की संख्या, कोई बात नहीं, अब मैं इसको x से करा देता हूं। मैंने माना वो संख्या x है, 2 अंकों की वो संख्या मैंने x मानी, वो डिजिट x है, उसमें से 15 घटा दूं
तो वो कितना हो जाता है, तो वह संख्या का 2/3 हो जाती है। तो संख्या जो x थी वो 2/3 बन जाती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यही तो बोल रहे हैं सवाल में, प्रश्न में यही तो बोला कि x माइनस का 15 अगर कर दो तो x बराबर क्या हो जाता है, x का 2/3 प्राप्त हो जाता है। मैंने कर दिया, हाँ वही तो बता रहा हूं पवन, ठीक है ना। अब क्या करें यहां पर, अब इस 3 को इधर भेज दे तो क्या हुआ, 3 इंटू एक्स माइनस का 15 बराबर 2x, यानी 3x माइनस का 45 इज इक्वल टू 2x। अब आपने 2x को इधर भेज दिया तो 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 45 उधर जाकर प्लस का 45 हो गया ना, तो x बराबर 45। तो वो संख्या क्या है, दैट इज 45। तो संख्या क्या है, दैट इज 45 है। और उसने क्या बोला है, उस के अंकों का योग कितना होगा। अब उसमें संख्या अंक कितने, 2 हैं, 4 और 5, तो उन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, दैट इज 9। तो 9 मस्ट बी द आंसर, सो आंसर विल बी 1। क्लियर है, यस पवन, क्लियर हो गया आपको। किसी को ऐसा प्रॉब्लम के समझ में ना आ रहा हो, इजी था। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कूल तरीके से और एकदम शांत तरीके से समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, सबने कहा है ए इज द राइट आंसर, दैट्स वेरी नाइस। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और डेली मैं सेशन को 4 बजे लेता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं। तो एक और सवाल ले लेते हैं, पहले बाद में बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा। एक घड़ी है, जो आप डायल देखते हैं, उस घड़ी में डायल है, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी घड़ी की मिनट की सुई वो 21 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट वाली सुई। तो उसके द्वारा 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है, 420। ओके, थैंक यू पवन, क्लियर है। अब देखो पहले समझ लो इस सवाल को, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा सा गलत भी करें। मैं पहले आपको घड़ी बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये घड़ी है, गोल तो नहीं बनी, मान लेना गोल ही है। यहां 12 बजते हैं, यहां पर 6 बजते हैं, यहां पर 3 और यहां पर 9 बजते हैं। ऐसे होता है ना। उसने कहा इसमें घड़ी में एक सुई है मिनट की, चलो मैं इसको यहां से यहां तक मानता हूं कि मिनट की सुई ये वाली है। अब ये नंबर होते हैं कौन कौन से, उनको भी बना देते हैं। जैसे ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 5, इज इट क्लियर। 6, ये होता है 7, 8, 9, 10 और 11, ऐसे होता ना घड़ी में। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, उस घड़ी ने 20 मिनट तय किया। ये यहां से घड़ी कहां तक चली, 20 मिनट चली। अब 20 मिनट कहां तक चली, यानी यहां से आकर के वो यहां पर आ गई। याद रखना, ये घड़ी यहां तक आ गई। पहली वाला वो है जहां से वो चली, दूसरा वाला वो जहां पर वो आ गई। तो वो टोटल उसने कौन सा एरिया कवर किया, ध्यान से देखिएगा भाई, ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं बता रहा हूं। उसने टोटल ये वाला एरिया कवर किया, उसने ये वाला एरिया कवर किया ना। उसने ये, वो पूछ रहा है, ओ थैंक यू पवन, वो ये पूछ रहा है कि उसके द्वारा ये जो कवर्ड एरिया जो यहां से चलकर वो 20 मिनट में, वो कितना था। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक घड़ी जब चलती है तो मैं यहां लिख देता हूं मिनट की सुई की बात हो रही है ना, डिटेल में बता देता हूं, मिनट की सुई की बात हो रही है ना। तो मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में करती है, आप बताओ। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर घूमने में कितना चलती है, आप कहेंगे 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो यानी 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, और चलती कितनी है, 360 डिग्री। ये बात समझ रहे हो ना भाई। यहां से चलकर वापस यहीं आ गई सुई, तो उसने 1 घंटे में एक चक्कर पूरा किया, है ना। और वो कोण कितना घूमी, क्योंकि केंद्र के चारों तरफ घूम गई तो 360 डिग्री का कोण बन गया। यानी वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो वो 1 मिनट में कितना चलेगी, आपने कहा 360/60, 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का चलती है। अब मुझे बताओ 20 मिनट में कितना चली होगी। हाँ करा दूंगा। तो भाई मुझे बताओ कि वो 1 मिनट में कितना चलेगी, आपने कहा सर 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना चली होगी, आपने कहा 20 में 6 की गुणा कर दो, तो वो टोटल 120 डिग्री चली। समझ रहे हो ना। यानी उसने इस पूरे क्षेत्रफल को कवर करने के लिए अभी तक 120 डिग्री चला। यानी अगर मैं एरिया की बात करूं,
पूरा एरिया कितना था 360 डिग्री का ना, तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया, उसने 120 डिग्री कवर किया 360 में से, यानी 1/3, यानी इसने इस पूरे डायल का 1/3 एरिया कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है बात यहां तक? अब अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/3 निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना कितना चला। तो अगर मैं पूरे वृत्त की बात करता हूं, क्योंकि इसकी जो सुई है वो 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस पूरी घड़ी के जो डायल है जो इस चल रही है जहां पर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, सर्कल का क्षेत्रफल यानी πr²। तो पाई तो हो गया 22/7, आर का मतलब कितना, 21 सेंटीमीटर की सुई थी ना, 21 × 21, 7×3 = 21, याद रखना। अब क्या करें, अब ये मैंने इस पूरे का वृत्त का निकाला है, उसने बोला लेकिन इस वाले एरिया का, ये वाला एरिया कितना है, उसने कहा 1/3, तो मैंने इसमें 1/3 की भी गुणा 7 में कर दी, 3 से 3 कट गया, 22 में किसकी गुणा कर दो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस कैसे हुआ है, एक घड़ी कैसे घूमी, मैंने पूरा घड़ी भी बता दिया है और आपको कवर करके भी समझा दिया कैसे कैसे सवाल को आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्लियर है, इजी था। तो अगर आप ऐसी सवाल लगातार पढ़ना चाहते तो कल फिर मुलाकात करेंगे 4 बजे। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।